नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक मालव, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज से हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपकी स्टडी को रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक टॉपिक वाइज हम अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड करेंगे आने वाले समय में। फ़िलहाल हम केमिस्ट्री की बात करेंगे और 12th केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को प्रेजेंट टाइम पर हम एक एक थ्योरेटिकल और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम बातें करते हुए चलेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से। मित्रों, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को हम डिफाइन करें तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को जनरल नेम से हम सॉइल केमिस्ट्री के नाम से जानेंगे। सॉइल केमिस्ट्री, जिसको हम कहेंगे मृदा रसायन। अब मृदा रसायन की अगर हम बात करें तो टॉपिक वाइज को हम सबसे पहले डिफाइन करें कि सॉइल की कंडीशन क्या होगी। सॉइल की कंडीशन की अगर हम बात करें तो सॉइल की परिभाषित कैसे करेंगे? मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत है। नंबर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये किससे मिलकर के बनी हुई है? जो मृदा है वह असंगठित कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बनती है। कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इस सेकंड पॉइंट पर हम सॉइल के बारे में लिखेंगे। थर्ड कंडीशन हम क्या लिखेंगे कि सॉइल पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। सॉइल का वर्ग क्या होगा? पौधों को पोषक तत्व प्रदान करना, यह सॉइल का वर्ग होगा। नंबर फोर्थ पॉइंट पर हम सॉइल के बारे में क्या लिख सकते हैं कि पौधों को यांत्रिक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम भी कौन करती है? सॉइल करती है। देन पौधों को यांत्रिक आधार, पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती हैं। ये हम सॉइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देन मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है। मृदा असंगठित कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बनी हुई होती है। पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य किसका है? मृदा का है। और पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है मृदा। अब अगर हम बात करें कि जो सॉइल केमिस्ट्री है, देन सॉइल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन अगर हम इसके चैप्टर नंबर 1 पर आ रहे हैं तो सॉइल केमिस्ट्री को हम कहेंगे द फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, मृदा रसायन के जनक। तो मृदा रसायन का जनक किसे कहा जाता है मित्रों? एडमंड रुफिन को मृदा रसायन का जनक कहा जाता है। तो ये बात नोटिस कर लें आप, एडमंड रुफिन को फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। देखिए मित्रों, सबसे पहले एक बात और डिस्कशन करने की आ जाती है कि जब हम मृदा रसायन की बात करते हैं तो इससे पहले एक डिस्कशन हम ये कर लें कि सॉइल साइंस क्या है। सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान जिसे हम कहते हैं, मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस के बारे में डिस्कशन करना बेहद इंपॉर्टेंट है मृदा रसायन से पहले। देखिए, जैसे हमने डिस्कशन किया कि फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, मृदा रसायन के जनक किसे कहा जाता है? एडमंड रुफिन को। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी एक बात और नोटिस कर लें, द फादर ऑफ सॉइल साइंस। फादर ऑफ सॉइल साइंस किसे कहेंगे मित्रों? फादर ऑफ सॉइल साइंस कहा जाता है वीवी डोकुचेव। ये बात आप नोटिस करके रखें।
मृदा विज्ञान क्या है मित्रों? मृदा विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम मृदा के कार्यों का, किसकी बात कर रहे हैं? मृदा के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, ये हमने कहा। देन मृदा के कार्यों का अध्ययन सोइल साइंस में होगा और इसकी सोइल साइंस की डेवलप्ड ब्रांच हम किसे कह सकते हैं? सोइल केमिस्ट्री। देन सोइल केमिस्ट्री के लिए डिस्कशन कैसे होगा कि सोइल केमिस्ट्री सोइल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत मृदा के संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात आप यहां नोट करेंगे, मृदा के संगठन, उसका कंपोजिशन क्या होगा, मृदा किन किन अवयवों से मिलकर के बनी हुई होगी, कितने परसेंटेज में ऑर्गेनिक मटेरियल रहेंगे, कितने परसेंटेज में इनऑर्गेनिक मटेरियल रहेंगे, ये डिस्कशन हम यहां पर करेंगे मृदा के संगठन का। सेकंड बात हम करें मृदा के गुणधर्म, मृदा के गुणधर्म पर आएंगे मित्रों। प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन है ये, कंपोजिशन। देन मृदा के गुणधर्म क्या होंगे, मृदा का संगठन क्या होगा, और मित्रों नंबर थर्ड पॉइंट पर मृदा की अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया, रिएक्शन। और नंबर फोर्थ पॉइंट पर वही मृदा के कार्य, वर्क ऑफ द सोइल। तो हमने कहा कि सोइल केमिस्ट्री सोइल साइंस के एक डेवलप्ड ब्रांच है जिसमें मृदा के संगठन को भी डिस्क्राइब करेंगे, मृदा के गुणधर्म भी कहेंगे, मृदा की क्या क्या अभिक्रियाएं होगी, पीएच के बेस पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, आयन विनिमय कौन कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेंगे, वो सब अभिक्रियाओं को डिस्कशन हम यहां पर करेंगे। मित्रों आप जानते हैं यूरिया की हो गई या कैल्शियम कार्बोनेट की हो गई, चूना पत्थर की अभिक्रियाएं हो गई, वो मृदा की समस्त अभिक्रियाओं का विवरण हम इस पॉइंट पर देखेंगे। मृदा के कार्य वही जो दोनों डिस्कशन हमने यहां किया हुआ है, पोषक तत्व प्रदान करना और यांत्रिक आधार प्रदान करना। तो ध्यान रखिएगा कि सोइल साइंस का में क्या डिस्कशन किया गया, मृदा के कार्यों का अध्ययन किया जाता है मृदा विज्ञान में। द फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री नहीं, फादर ऑफ सोइल साइंस, मृदा विज्ञान के जनक कौन है? वीवी डॉकचर। और डेवलप्ड ब्रांच को हमने क्या नाम दिया? सोइल केमिस्ट्री, मृदा रसायन। तो मृदा रसायन के जनक कौन है मित्रों? एडमंड रुफिन को मृदा रसायन का जनक कहा जाता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि विज्ञान की वह शाखा, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा के संगठन, मृदा के गुणधर्म, मृदा की अभिक्रिया और मृदा के कार्यों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है, विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ऐसी ब्रांच क्या कहलाती है? सोइल केमिस्ट्री कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गई ये बात, सोइल साइंस और सोइल केमिस्ट्री। क्योंकि हमारा जो नंबर फर्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 12th क्लास का, वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 सोइल एंड रॉक्स। मृदा और चट्टानों के बारे में जानकारी दी हुई है आपके चैप्टर नंबर 1 पर। तो मृदा को समझने के लिए, सोइल को समझने के लिए पार्ट ए में जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है सोइल केमिस्ट्री, मृदा रसायन। क्लियर यहां तक बात? अब देखिए मित्रों आगे बढ़े हैं। तो हमने कहा कि मृदा की एक जनरल डेफिनेशन हमने ये दे दी कि मृदा भूप्रपटी की सबसे ऊपरी परत है जो कि असंगठित कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है, पोषक तत्व प्रदान करती हैं, यांत्रिक आधार प्रदान करने का कार्य भी किसका है? मृदा का है। लेकिन ये एक जनरल डेफिनेशन है मित्रों। जब आप चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे, चैप्टर का अध्ययन करेंगे, तो आपको मिलेगा कि एनसीईआरटी की बुक में 2 वैज्ञानिकों की परिभाषाएं आपको डिनोट करा रखी है मित्रों। हम उसका विवरण करें उससे पहले आप इस संपूर्ण विषय वस्तु का एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखें।
चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि सामान्य परिभाषा से हट करके अब हम इसकी वैज्ञानिक परिभाषा पर पहुंचते हैं कि इसकी वैज्ञानिक परिभाषा क्या होगी। तो देखते हैं मृदा की वैज्ञानिक परिभाषा किस प्रकार से परिभाषित है। देखिए मृदा को परिभाषित किया गया है, एक वैज्ञानिक हैं बकमैन और ब्रेडी। बकमैन और ब्रेडी ने, मित्रों याद रखिएगा 12th बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बकमैन और ब्रेडी, ये परिभाषा आप डिनोट करके रखिएगा कि बकमैन और ब्रेडी के अनुसार मृदा को परिभाषित करें। एक जनरल वे में तो हमने कह दिया ना कि मृदा एक असंगठित कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है, सबसे ऊपरी परत है, वो एक जनरल वेपर डेफिनेशन है। लेकिन अगर आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में सोइल को परिभाषित करना है, वैज्ञानिक तौर पर आपको इसकी परिभाषा देनी है, तो एक बात याद रखें कि बकमैन और ब्रेडी ने मृदा को किस प्रकार परिभाषित किया है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं बकमैन और ब्रेडी। बकमैन और ब्रेडी का ये कहना है कि जो मृदा है वो मृदा एक प्रकार का प्राकृतिक पिंड है। मृदा कैसा पिंड है? प्राकृतिक पिंड है। इसका मतलब ये हुआ कि मृदा का कृत्रिम रूप से संश्लेषण संभव नहीं है। ये विषय वस्तु ध्यान रखिए कि बकमैन और ब्रेडी के अनुसार मृदा कैसा पिंड होती है? प्राकृतिक पिंड है। और अगर प्राकृतिक पिंड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मित्रों, इसका मतलब ये हुआ कि जो मृदा का कृत्रिम संश्लेषण, मृदा का कृत्रिम संश्लेषण संभव नहीं है, ये नोट करें। तो बकमैन और ब्रेडी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका कृत्रिम रूप से संश्लेषण संभव नहीं होता है। सेकंड पॉइंट पर इन्होंने क्या कहा कि जो मृदा है वो मृदा प्राकृतिक पदार्थों की अपघटन की क्रिया से होती है। क्या कहा गया कि मृदा का जो निर्माण है, मृदा का निर्माण कैसे होगा कि जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, इन खनिज पदार्थों का क्या होगा? अपघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, इनका अपघटन होगा। और अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक लंबे समय के पश्चात, मित्रों याद रखिएगा, एक लंबे समय का मतलब 500 से 1000 वर्ष की एक लंबी प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मृदा की परत का निर्माण हो जाएगा ना। प्राकृतिक पदार्थ और खनिज पदार्थों के अपघटन के परिणाम स्वरूप एक लंबे समय के पश्चात किसका निर्माण होगा? मृदा का निर्माण होगा। ये कहना है बकमैन और ब्रेडी का। तो अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि वैज्ञानिक परिभाषा परिभाषित करें, तो मृदा की परिभाषा बकमैन और ब्रेडी के अनुसार क्या होगी कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका कृत्रिम रूप से संश्लेषण संभव नहीं है। मृदा का निर्माण प्राकृतिक पदार्थ और खनिज पदार्थों पर अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक लंबा समय जब बीत जाता है तो फिर किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। मित्रों हम आगे पढ़ेंगे कि मृदा का निर्माण किस रूप में होता है? संस्तर के रूप में। किस रूप में होता है? संस्तर के रूप में, होरिजन्स के रूप में होता है। ये होरिजन्स के रूप में संस्तर बनते हैं, एक के ऊपर एक। जब संस्तर जम जाते हैं तो फिर हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि जब मृदा के कई सारे संस्तर आपस में मिल जाते हैं, जम जाते हैं, तो इस कंडीशन पर किसका निर्माण होता है? मृदा परिच्छेदिका का निर्माण हो जाता है। सोइल प्रोफाइल डेवलप हो जाती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा कि मृदा का निर्माण बकमैन और ब्रेडी के अनुसार प्राकृतिक रूप से होता है, कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण संभव नहीं है। ये बकमैन और ब्रेडी के अनुसार परिभाषा है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान से रखिएगा कि बकमैन और ब्रेडी के अनुसार क्या रूप से प्रदर्शित है।
आगे बढ़े सेकंड परिभाषा पर। अब यहां पर हम देखेंगे जोफे और मरबट ने भी वैज्ञानिक परिभाषा प्रदर्शित करी है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जोफे और मरबट के अनुसार ये सेकंड परिभाषा डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। वैज्ञानिक परिभाषाओं की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जोफे और मरबट ने भी वही सेम बात कही कि जो मृदा है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, कि जो मृदा है वो मृदा कैसा पिंड है, प्राकृतिक पिंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी मृदा का कृत्रिम रूप से संश्लेषण संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा, जोफे और मरबट के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका कृत्रिम रूप से संश्लेषण संभव नहीं होता है। यह जोफे और मरबट ने कहा। फिर इन्होंने क्या कहा, ध्यान रखिएगा, इनका सेकंड पॉइंट पर हम बात करें जोफे और मरबट के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने कहा कि जब प्राकृतिक पदार्थों पर, शब्दों को नोटिस करिएगा कि जब प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बल, प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बल, प्राकृतिक बल हवा, पानी, आर्द्रता, प्राकृतिक बल, प्राकृतिक पदार्थों पर जब प्राकृतिक बल कार्य करते हैं तो एक लंबे समय के पश्चात, लंबे समय के पश्चात अपघटन की प्रक्रिया द्वारा, अपघटन, और अपघटन कौन करेंगे, सूक्ष्म जीव जंतु, जीवाणुओं के द्वारा इन पदार्थों का क्या होगा, अपघटन होगा। अपघटन की प्रक्रिया से किसका निर्माण हो जाएगा मित्रों, मृदा का निर्माण हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि 12th केमिस्ट्री में अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा की वैज्ञानिक परिभाषा प्रदर्शित करें तो हम नोटिस करेंगे कि बकमैन और ब्रेडी के अकॉर्डिंग मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा का कृत्रिम रूप से संश्लेषण संभव नहीं है, मानव द्वारा निर्मित नहीं हो सकती। ये ध्यान रखिएगा। मृदा का निर्माण कैसे होगा, प्राकृतिक पदार्थ और खनिज पदार्थों का जब अपघटन होगा तो किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। किस रूप में होगा, संस्तर के रूप में, जो चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चरर पर जब हम बात करेंगे कि संस्तर किस प्रकार बनेंगे, मृदा परिच्छेदिका क्या होगी, कौन कौन से संस्तरों का क्या क्या नाम दिया जाएगा, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चरर पर बात करेंगे। फिलहाल जोफे और मरबट के अकॉर्डिंग सोइल की परिभाषा जब हम डिस्कशन करेंगे तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसका भी कृत्रिम रूप से संश्लेषण संभव नहीं है। सेकंड डेफिनेशन क्या ध्यान रखनी है कि प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बल जब कार्य करते हैं, प्राकृतिक पदार्थ, ये पेड़ पौधे जीव जंतु ये प्राकृतिक पदार्थ हैं, और प्राकृतिक बल कौन कौन से, हवा हो गया, अपघटन हो गया, जीवाणु हो गए, सूक्ष्म जीव जंतु हो गए, पानी हो गया, ये सब प्राकृतिक पदार्थ हैं। तो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बल जब कार्य करते हैं तो एक लंबे समय के पश्चात, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मृदा का निर्माण कोई क्षण भर में नहीं होता। मैंने कहा 1 इंच मृदा की परत को बनने में, ये ध्यान रखिएगा, मृदा की 1 इंच परत का जो निर्माण है उसको निर्माण होने में लगभग 500 से 1000 वर्ष का समय लग जाता है मृदा की 1 इंच परत बनने में। और अगर परिस्थितियां अनुकूल रही, पर्याप्त मात्रा में तापमान, आर्द्रता, नमी, हवा, ये सब अनुकूल परिस्थितियां रही तो मृदा का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में मृदा का निर्माण लगभग 250 वर्ष के आसपास 1 इंच परत का निर्माण हो जाता है। तो क्लियर हुई बात। सबसे पहले हमने डिस्कशन किया कि सोइल साइंस क्या है। फादर ऑफ सोइल साइंस वीवी डोकुचेव को हमने कहा है मृदा के कार्यों का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है। फिर हमने कहा इसकी डेवलप्ड ब्रांच कौन सी हुई, सोइल केमिस्ट्री है, मृदा रसायन है।
देन जिसमें मृदा के संगठन के बारे में हमने डिस्कशन करेंगे, मृदा के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, मृदा में कौन कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं और मृदा के कौन कौन से कार्य हैं, उसका अध्ययन भी हम किस में करते हैं, सोइल केमिस्ट्री में करते हैं। फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, एडमंड रुफिन को फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुई बात? यहाँ तक का आप अलग से स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, चले अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम अब यहाँ पर बात करेंगे कि सोइल जो शब्द है, सोइल शब्द लैटिन भाषा का शब्द है मित्रों। चले सोइल शब्द की अगर हम बात कर रहे हैं, चले देखते हैं सोइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सोइल शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना है। किससे बना है मित्रों? सोलम से बना है। ये ध्यान रखिएगा, सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम से बना हुआ है, जिसका आपकी बुक में 12th केमिस्ट्री में सोलम का जो मीनिंग बताया गया है वो मीनिंग बताया गया है फर्श से, फर्श। लेकिन आपको एक बात बता दूं मित्रों, वास्तव में सोलम जो शब्द है, इस सोलम शब्द का एक्चुअली मीनिंग जो है, जो वास्तविक मीनिंग है सोलम शब्द का, वो होता है शुद्ध मृदा। ये नोटिस करिएगा आप इस पॉइंट को। तो सोइल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम से बना हुआ है, जिसका आपकी बुक में क्या लिखा है कि सोलम का अर्थ है क्या? फर्श है। सोलम का मीनिंग क्या है? फर्श है। लेकिन वास्तव में सोलम शब्द का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? शुद्ध मृदा। ये सोलम है मित्रों। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब हम आगे इसी चैप्टर में लेक्चर नंबर 2 में जब हम सोइल प्रोफाइल को देखेंगे, जब हम मृदा परिच्छेदिका की बात करेंगे, तो मृदा परिच्छेदिका की जब हम बात करेंगे सोइल प्रोफाइल में, तो सोइल प्रोफाइल में मैंने कहा भी कि मृदा कई सारे संस्तरों से मिलकर के बनी हुई है, और मृदा कई सारे संस्तरों से मिलकर के बनी हुई है। ये संस्तर हैं, और संस्तर कौन कौन से हैं मित्रों? ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर, इस टाइप के कई सारे संस्तर हैं मित्रों। तो जब कई सारे संस्तर मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। तो ये जो हमने कहा ना कि सोलम का वास्तविक अर्थ क्या है? शुद्ध मृदा। तो जब हम इन संस्तरों को आगे देखेंगे तो संस्तर ए और बी, ये जो संस्तर हम दिखा रहे हैं मित्रों यहाँ पर, संस्तर ए और बी, ये संस्तर ए प्लस बी, ये हैं संस्तर ए प्लस बी। एक्चुअली मीनिंग क्या है? शुद्ध मृदा। जो किसको डिफाइन करते हैं? ये सोलम को डिफाइन करते हैं। ये ध्यान रखिए, संस्तर ए प्लस बी किसको डिफाइन कर रहे हैं? शुद्ध मृदा को, जिसको हमने क्या कहा है? सोलम कहा है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब अगर आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर लगे हाथों 3 शब्दों की हम बात कर रहे हैं। एक शब्द आपने सोलम लिखा, दूसरा शब्द एक और आता है मित्रों जिसका नाम है रिगोसोल। ये आप नोटिस करें, रिगोसोल। हिंदी में भी हम क्या लिखेंगे? रिगोसोल। तो मित्रों रिगोसोल क्या है? तो रिगोसोल जब हम मृदा परिच्छेदिका की बात करेंगे तो संस्तर ए प्लस बी प्लस सी, संस्तर ए प्लस बी प्लस सी को मिलाकर के क्या कहा जाता है मित्रों? रिगोसोल कहा जाता है।
और नंबर 3 पॉइंट पर हम बात करेंगे तो एक टर्मिनोलॉजी आती है रिगोलिथ। क्या आती है मित्रों? रिगोलिथ। रिगोलिथ क्या होगा? देखिए मित्रों, ये हम बात कर रहे हैं संस्तर O, A, B और C। ये ध्यान रखिएगा कि ये इस संस्तर के अलावा यहाँ पर एक संस्तर और है सबसे नीचे का, जिसको हम कहते हैं R संस्तर, या इसको हम कहते हैं बेड रॉक्स। चलिए यहाँ नहीं दिखा होगा तो हम यहाँ पर लिख दें कि संस्तर R को क्या कहा जाता है? बेड रॉक्स कहा जाता है इसको। ये किसी काम का नहीं, बेड रॉक्स है। जो संस्तर C की जो हम बात कर रहे हैं, ये संस्तर C, इसको कहा जाता है पैतृक संस्तर। ये हम आगे डिस्कशन करेंगे इन सब बातों का मित्रों, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मृदा परिच्छेदिका में जो संस्तर C है उसको क्या कहा जाता है? पैतृक संस्तर कहा जाता है, जननी संस्तर कहा जाता है इसको मित्रों। क्या कहा जाता है? जननी संस्तर कहा जाता है। जो B हैं, B संस्तर हैं, उसको कहा जाता है सबसोइल। सबसोइल का मतलब है अब मृदा की हम यहाँ बात कर रहे हैं, या क्लियर हुई बात। और संस्तर A का नाम है टॉप सोइल। टॉप सोइल जिसको पृष्ठीय मृदा भी हम कहेंगे मित्रों। क्या कहेंगे? पृष्ठीय मृदा। तो फिलहाल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि मृदा परिच्छेदिका में कई सारे संस्तर होते हैं, यानी कि जब मृदा का निर्माण होना प्रारंभ होता है तो कई सारे O, A, B, C इस प्रकार के कई सारे संस्तर आपस में जब मिल जाते हैं तो मृदा परिच्छेदिका के रूप में मृदा का निर्माण हो जाता है। क्लियर? तो हम 3 टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। सोलम की संस्तर A और संस्तर B दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? सोलम कहा जाता है, जिसमें क्या होती है? शुद्ध मृदा होती है मित्रों, उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है। रिगोसोल क्या कहेंगे? संस्तर A, संस्तर B, संस्तर C तीनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? रिगोसोल कहा जाता है। और मित्रों रिगोलिथ क्या है? रिगोलिथ है बेड रॉक्स वाला पार्ट। R बेड रॉक्स वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? रिगोलिथ कहा जाता है। इसको हिंदी में लिख सकता हूं मैं मित्रों, संस्तर विहीन मृदा। क्या कह देंगे? संस्तर विहीन मृदा के नाम से जाना जाएगा रिगोलिथ। क्लियर हुई बात यहां तक? तो सोइल कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा के सोलम से मिलकर के बना हुआ है, जिसको आपकी बुक क्या कहती है? सोलम का मीनिंग फर्श से है, फर्श। लेकिन सोलम का जो एक्चुअली मीनिंग है मित्रों वो है शुद्ध मृदा। और शुद्ध मृदा का मतलब हम कहाँ से लेंगे कि जब मृदा परिच्छेदिका का निर्माण अलग अलग संस्तरों से होता है तो संस्तर A और संस्तर B यानी कि टॉप सोइल और सब सोइल को मिलाकर के सोलम पार्ट बनता है। फिर हम बात करेंगे रिगोसोल की। तो रिगोसोल में संस्तर A, संस्तर B और संस्तर C को मिलाकर के रिगोसोल कहेंगे। और बेड रॉक्स वाला जो पार्ट है, जो संस्तर विहीन मृदा है, क्या लिखेंगे मित्रों? संस्तर विहीन मृदा। ये किसी काम की नहीं है। संस्तर विहीन मृदा को हम क्या कहते हैं? रिगोलिथ के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल इसको आप थोड़ा सा नोटिफाई करेंगे, माइंड पर सेट करेंगे। क्लियर हुई बात? सोलम, रिगोसोल और रिगोलिथ। इसका डिस्कशन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम चैप्टर को आगे देखेंगे। तो मृदा परिच्छेदिका का निर्माण वास्तव में होता कैसे है, इसको हम आगे लेंगे। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखें, आपके काम आएगा। क्लियर मित्रों? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट लेते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का।
तो मित्रों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम सीधा यहाँ पर लेंगे कंपोजिशन, सोइल कंपोजिशन। मित्रों हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक बीच में छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, हम प्रत्येक टॉपिक को उसके बाद उसका क्या कनेक्शन है इसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सोइल कंपोजिशन, मृदा का संगठन, ये आप टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड क्लास के लिए। तो सोइल कंपोजिशन, मृदा का संगठन, की मृदा किन किन अवयवों से मिलकर के बनी हुई है। देखिए मित्रों, सोइल जो कंपोजिशन है, मृदा का जो संगठन है, इसके दो भाग हैं। मृदा संगठन का नंबर फर्स्ट पार्ट जो हम बात करते हैं, जो 50% पार्ट है, वो 50% पार्ट कैसा पार्ट है, वो है सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में शामिल किया जाता है इसको। और सेकंड पर अगर हम बात करेंगे, 50% पार्ट जो बचा वो है पोरस पार्ट। पोरस पार्ट, इसको हम कहेंगे ठोस भाग और इसको कहेंगे छिद्रित, या मित्रों इसको रंध्रित भी कह देते हैं, छिद्रित या रंध्रित भाग के रूप में 50% पार्ट सॉलिड पार्ट है, 50% पार्ट पोरस पार्ट छिद्रित या रंध्रित भाग है। इट मीन्स टोटल वॉल्यूम है जो सोइल का, उस सोइल के टोटल वॉल्यूम का 50% पार्ट सॉलिड पार्ट है और 50% पार्ट पोरस पार्ट होता है इस मृदा के संगठन का। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली शो करें तो डायग्रामेटिकली इसको इस प्रकार से शो किया जा सकता है। चलिए देखें, हम देखते हैं मित्रों कि क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये हम इस टाइप पर सोइल के कंपोजिशन को शो करते हैं। ये हमने कहा ये दो भागों में डिवाइडेड कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब इसमें हम ये 50% पार्ट है हमारा, 50%, और ये भी कितना परसेंट पार्ट है मित्रों, 50% पार्ट है। टोटल वॉल्यूम है ये 50-50%। इट मीन्स हम यहां से लेकर के अगर यहां तक की बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक, और इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो ये 50% पार्ट ये है, 50% पार्ट वो है, और हम इसको ये कंडीशन करें तो मित्रों ध्यान रखिएगा, ये जो हम कह रहे हैं कि ये 25% इसमें एयर भाग है, वायु का भाग है, और 25% ये इसमें हम वाटर का भाग लेते हैं, वाटर पानी, और इधर हम 45% ऑलमोस्ट 45% जो भाग है वो खनिज पदार्थों का है, खनिज पदार्थों का है, मिनरल्स पार्टिकल है, मिनरल्स पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, खनिज कणों से मिलकर के बना हुआ है, खनिज कणों से मिलकर के बना हुआ भाग है। और इसका जो 5% भाग है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बनिक भाग है। 5% कौन सा भाग है, कार्बनिक भाग होता है। तो ध्यान रखिएगा कि मृदा का जो संगठन है, उस मृदा के संगठन में 50% पार्ट सॉलिड पार्ट है, 50% पार्ट पोरस पार्ट है। क्लियर? 25% एयर है, 25% वाटर है। लेकिन एक बात आप यहाँ नोटिस करें कि ये वाला जो पार्ट है, ये मैं इसको एक साइन से डिनोट कर रहा हूँ मित्रों, ये एक साइन हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पार्ट वेरिएबल है। ये जो रेशो हमने लिखा है 25% का जो रेशो हमने यहाँ पर लिखा है मित्रों, ये जो रेशो है इसको हमने वेरिएबल बताया है। वेरिएबल का मतलब ये अंतर परिवर्तनशील हो सकता है। जैसे हम कहें कि इट मीन से 40% पार्ट ये है तो 10% ये होगा। जैसे हमने कहा 20% ये पार्ट है तो 30% पार्ट ये होगा। ये अंतर
परिवर्तनशील वाला भाग है, ये एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये फिक्स है। 45% इसमें खनिज पदार्थ है, खनिज कणों से मिलकर के बना हुआ है, और 5% इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल शामिल किए जाते हैं। तो आप उसका एक कंपोजिशन इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि कंडीशन क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है मित्रों, चलिए अब जो हमने बात करी कि ये जो 45 और 5% है, ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, ये सॉलिड पार्ट है, और ये जो कौन सा पार्ट है इधर वाला, ये है पोरस पार्ट। ये पोरस पार्ट है, जिसको हमने कौन सा भाग कहा है मित्रों, रंध्रित भाग। और ये कौन सा पार्ट बताया है हमने यहाँ पर, ये बताया है हमने ठोस भाग। क्लियर, आई बात समझ में? तो मृदा संगठन की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मृदा संगठन में 50% पार्ट सॉलिड पार्ट है, 50% पार्ट पोरस पार्ट है। जो पोरस पार्ट है वो वेरिएबल हैं, अंतर परिवर्तनशील है। ये कैसा भाग है, अंतर परिवर्तनशील भाग है। क्लियर हुई मित्रों, अंतर परिवर्तनशील, एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंजेबल, ये एक्सचेंजेबल भाग हैं। जबकि ये जो सॉलिड पार्ट है इसका रेशो कैसा है, ये फिक्स रेशो में है मित्रों, फिक्स रेशो है। 45% मिनरल्स है, 5% ऑर्गेनिक भाग है। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, मृदा संगठन में कार्बनिक पदार्थ कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं, 5% में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर बात? तो 5% में कौन शामिल है, कार्बनिक पदार्थ। क्लियर बात? लेकिन आपको एक बात का नोट करा दूं मित्रों, पश्चिमी राजस्थान की जो मृदा है, क्लियर बात, इंपॉर्टेंट नोट के रूप में आप यहाँ नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट नोट डालें और उसमें क्या लिखेंगे आप यहाँ पर कि पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की जो मृदा है उसमें लेस देन 0.1% क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ होता है। यहां नहीं दिख रहा हो तो हम यहां लिखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में लेस देन 0.1% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो सामान्यतः मृदा में कितने परसेंटेज कार्बनिक पदार्थ हैं, 5%। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की मृदा है, जैसलमेर हो गया, क्लियर, तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कितने परसेंटेज, 0.1% क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट नोट हम यहाँ पर क्या डिनोट करेंगे कि यदि मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ हैं इनका रेशो, कार्बनिक पदार्थ का अनुपात यदि 20% से ज्यादा हो जाए, कार्बनिक पदार्थ का अनुपात 20% से ज्यादा हो जाता है, तो फिर ऐसी मृदा को किस नाम से जाना जाता है, कार्बनिक मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक मृदा, ऑर्गेनिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात? तो सामान्यतः मृदा के संगठन में 5% कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कितने परसेंटेज कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, वो है 0.1, लेस देन 0.1% कार्बनिक पदार्थ पश्चिमी राजस्थान की मृदा में होते हैं। कार्बनिक पदार्थों का अनुपात यदि मृदा में 20% से ज्यादा हो जाए तो ऐसी मृदा क्या कहलाती है, कार्बनिक मृदा के नाम से जानी जाती है। तो आई बात समझ में, मृदा का संगठन किस प्रकार से है। आप इस संपूर्ण विषय वस्तु का एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा, ये आपको काम आएगा। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 सॉइल एंड रॉक से रिलेटेड, जिसमें हमने सॉइल साइंस, सॉइल केमिस्ट्री, वर्क और उसके कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप मेरे YouTube चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम आपकी संपूर्ण प्रॉब्लम्स का निदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2।